हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सिस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के अंतर्गत जो बुक है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र का जो बुक है उसका जो है हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जबकि चैप्टर 2 का ही पहला वीडियो आप लोग का यूट्यूब पे अपलोड होगा 10th एक्सिस के चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग, पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जो है पार्ट 1 इसका पढ़ाया गया है। आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे पार्ट 2 में, और इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। इसमें हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए, पहले हम लोग पहला वीडियो में क्या क्या जाने हैं। तो पहला वीडियो में हम लोग जाने हैं सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी क्या होती है, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि जो होता है देश के लोगों के द्वारा सरकारी कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को सत्ता में साझेदारी कहते हैं। वही बात कहते हैं हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली में कि संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था जो है क्या होता है। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यह ऐसी व्यवस्था होती है जहां सरकार जो है 2 स्तरों पे कार्य करती है। सरकार कितने स्तरों पे कार्य करती है? 2 स्तरों पे कार्य करती है। एक तो केंद्र पूरा राष्ट्र लेवल पे जो हो गया केंद्र सरकार, वही राज्य का बात करें या स्थानीय का बात करें तो उसमें जो है राज्य की सरकारें होंगे। तो कहने का मतलब राज्य सरकार जो है 2 स्तरों पे कार्य करती है। तो संघात्मक यानी कि संग कार्य करती है। दोनों जो है एक दूसरे का जो है संग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो में देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएँ। और पिछले वीडियो में जो है आप लोग को दोहरी सरकार और संविधान में शक्तियों का वितरण यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज जो हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं में, तो तीसरा पॉइंट आप लोग का हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध है, ये जो है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट लिखा गया है संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र और राज्य सरकार आपस में सहयोग करती है। आपस में क्या करती है? सहयोग करती है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है विशेष पैकेज देती है, विशेष जो है पैकेज देती है, जिनसे जो है उनकी गरीबी हो या फिर आर्थिक विकास हो, ये जो है कुशल हो सके, क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। तो कहीं ना कहीं केंद्र लेवल पे जो है जो सरकार होती हैं वो जो राज्य पिछड़े होते हैं उनको जो है हेल्प करते हैं। कहने का मतलब आपस में जो है सहयोग करते हैं। और राज्य सरकार भी जो है देश के लिए क्या करता है? सहयोग करता है। केंद्र सरकार को क्या करता है? सहयोग करता है। वहीं बात करें हम लोग दूसरा पॉइंट का, तो देखिए दूसरा पॉइंट है दोनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। वहीं बात करें तो दोनों सरकार का जो है अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है ताकि इनमें जो है विवाद उत्पन्न ना हो। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखें, परंतु कानून बनाने राजस्व में अपना अपना अधिकार अलग अलग होता है। और ये जो सरकारें होंगे केंद्र और राज्य सरकार, ये जो कानून बनाएंगे अपना अपना अधिकार क्षेत्र में ही बनाएंगे। और अपना अपना अधिकार क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे संविधान में शक्तियों के बंटवारा कि केंद्र सरकार जो है केंद्र लेवल पे जो है नियम कानून बनाएगा, वहीं राज्य सरकार जो है राज्य लेवल पे। और एक आता है समवर्ती सूचित, जिसमें जो है दोनों सरकार मिल के आपस में जो है नियम कानून बनाते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे थे। इस वीडियो में आप इस क्लास में क्या देख रहे हैं, तो हम लोग तीसरा विशेषता पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध। और इसे पढ़े हम लोग संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र और राज्य सरकार आपस में जो है सहयोग करती है। आपस में क्या करती हैं? सहयोग करती हैं। वही बात के लिए दोनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। दोनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, परंतु कानून बनाने राजस्व में अपना अपना अधिकार अलग होता है। वहीं बात करें कानून बनाने की, तो ये अधिकार भी अलग होता है। राजस्व कहने का मतलब कर की भी जो व्यवस्था है, कर जो है राज्य सरकार राज्य के लोगों से लेंगे, है कि नहीं, और केंद्र सरकार जो है पूरा देश लेवल पे लागू करेगा। तो ये था संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा पॉइंट। अब जो है हम लोग चौथा पॉइंट इसमें लिखते हैं, फिर उसके बारे में बारी से समझेंगे। अगला जो चौथा पॉइंट हम लोग जानते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो कहने का मतलब संघीय शासन व्यवस्था में जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है। ये इस पर जो है किसी का कंट्रोल नहीं होगा, न ही सरकार का और न ही कोई पावरफुल लोग का। और ये जो है निष्पक्ष होगा, ये जो है किसी के पक्ष में भी नहीं होगा। ये जो है एकदम क्या होगा? स्वतंत्र होगा। और यहाँ पे जो है संघीय शासन व्यवस्था में जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच
शक्तियों को लेकर टकराव हो जाती है या बंटवारे को लेकर जो है टकराव हो जाती है, तो उसमें जो है न्यायपालिका जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उन विवादों को सुलझाने में। न्यायपालिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यायपालिका बताती है कि आप जो हो संविधान के ऊपर नहीं हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है फैसला सुनाती है न्यायपालिका। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आप लोग देखेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। संघीय शासन व्यवस्था न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है और संघ तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करती है। और देखिए संघ और राज्यों के बीच विवादों का जो है समाधान भी करती है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय इसका सर्वोच्च संस्था है। और भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है सर्वोच्च संस्था है जो इसका निर्वहन करता है। यदि कोई वाद विवाद हो गया तो मेन जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च क्या है? न्यायालय है जो कि सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च है। और ये जो है विवाद सुलझाने में जो है मदद करता है किसके किसके बीच? तो संघ या राज्यों सरकार के बीच यदि विवाद हो जाती है। विवाद किस लिए होगा? तो या तो अधिकार के मुद्दे को लेकर हो जाएगा, या फिर बंटवारे के मुद्दे को लेकर हो जाएगा, या फिर शक्तियों के लेके हो जाएगा। तो इस मामले में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यहाँ पे मेन काम करेगा। और उसका जो प्रकार है हम लोग का भारत में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में इसका मुख्य न्यायालय है। तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो चौथा विशेषता हम लोग पढ़े, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कहने को तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए अब जो है हम लोग इसका 5वां पॉइंट जानते हैं। 5वां विशेषता कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता तो कहने का मतलब संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी विशेषता है क्योंकि जो है देखिए सरकार कितने भी पावरफुल हो जाए, सरकार कितने भी शक्तिशाली हो जाए, कितने भी बड़े पूंजीपति हो, उनको जो है संविधान के नीचे ही रहना होगा। संविधान के नियम कानून से ही उनको चलना होगा। तो सरकारें कितना भी जो है ऊपर हो क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो संविधान के नीचे ही होंगे। वो संविधान के नीचे होंगे क्योंकि संविधान में जो है नियम कानून ऐसा लिखा चुका है कि किस प्रकार से जो है देश का सरकार चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता तो पहला आप लोग पॉइंट देखेंगे इसमें कि संघात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होती है। संविधान क्या होती है? सर्वोच्च होती है, सबसे ऊंचा होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। और सभी सरकारें संविधान के अनुसार काम करती है। और जितने भी सरकारें हैं, प्रांतीय हो गए, स्थानीय हो गए या राष्ट्रीय सरकार हो गए, यानी कि केंद्र सरकार, वो सभी के सभी जो हैं संविधान के नीचे ही काम करेंगे, यानी कि संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। ये नहीं कि संविधान को हटा के जो है काम करेंगे। संविधान में जितने भी नियम कानून दिया गया है उनके अंदर में ही जो है रह के इनको जो है क्या करना पड़ेगा? नियम कानून बनाना पड़ेगा और उन्हीं के अंदर में जो है काम करना पड़ेगा। क्योंकि नियम और कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और संविधान का जो बुक होता है कि नहीं, उस पर ही इनका जो है काम चलेगा, काम करना होगा, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जो है देश के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना है। तो आप लोग जो है देखें यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। और विशेषता में पहला विशेषता हम लोग देखे थे द्वंद्व शासन यानी कि दोहरी सरकार। द्वंद्व शासन यानी कि दोहरी सरकार, यानी कि इसमें जो है सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पे और दूसरा जो है राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे तो केंद्र सरकार हो गया, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे। फिर हम लोग जो है दूसरा का बात करें तो संविधान में शक्तियों का वितरण। अब देखिए ये नहीं कि शक्तियों को लेके इनमें जो है विवाद हो जाए, इसलिए संविधान में जो है इनकी शक्तियों के बंटवारा के लिए भी अलग अलग से जो है सूची बनाई गई संविधान में। तो कौन कौन सी सूची के बारे में पढ़े थे हम लोग? तो पढ़े थे हम लोग केंद्र सरकार जिस में नियम कानून बनाता है उसे क्या बोलते हैं? संघ सूची बोलते हैं। वही राज्य सरकार जिसे बनाते हैं उसे राज्य सूची बोलते हैं। और दोनों सरकार जो मिलके सूची बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। फिर हम लोग जो है तीसरा पॉइंट पे पढ़े कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है संबंध, तो ये दोनों सरकार जो है आपस में मिलजुल कर जो है शासन करती है और दोनों एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। जैसे केंद्र सरकार जो है विशेष पैकेज जो है राज्य को देती हैं, लेकिन दोनों जो है देश के कहीं ना कहीं लोगों पे ही शासन कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच जो है संबंध है और अच्छा संबंध रहता है। कभी कभी टकराव भी हो जाता है बंटवारे को लेके या शक्ति को लेके, लेकिन जो है केंद्र सरकार हेल्प करता है राज्य को। राज्य जो है क्योंकि इसी से देश चलता है, क्योंकि जो है भारत राज्यों का संघ है।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखिए संविधान, इसमें जो है संघीय शासन व्यवस्था में जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है, किस पे जो है किसी का दबाव न हो और ये जो है सभी के हितों में कार्य करे, सभी के हितों में कार्य करे, यही नहीं कि एक ही पक्ष को लेके चले न्यायपालिका। इसलिए जो है इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है। सरकार से ही क्यों ना गलती हो जाए उसको भी जो है दंड मिलेगा संविधान के अकॉर्डिंग। अगला जो देखते हैं 5वां पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता देखेंगे आप लोग, संघात्मक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्च होती है। संविधान क्या होती है? सर्वोच्च होती है, सबसे ऊंचा होती है। और सरकार जो है, सभी सरकारें वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती है, संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। सरकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे जो है संविधान के नीचे ही रह के जो है कार्य करना होगा। तो ये था हम लोग का संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, जो कि ये 5 विशेषता आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये 2 विशेषता के बारे में विशेष से पार्ट 1 की वीडियो में बताया गया है और उसमें आप लोग का ये चैप्टर पढ़ाया गया है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, जो कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा संघीय व्यवस्था का गठन। संघीय व्यवस्था का गठन, तो चलिए हम लोग समझते हैं संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है। तो देखिए आमतौर पे जो है संघीय व्यवस्था का गठन जो है 2 तरीक़ों से होती है। और पहला तरीक़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला तरीका जो है स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना। स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना, स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना। तो कहने का मतलब इसमें जो है स्वतंत्र एवं संप्रभु वाले जो राज्य होते हैं आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, आपस में जो है सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और एक संघीय राज्य का जो है निर्माण करते हैं, एक संघीय राज्य का जो है निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखेंगे USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहीं बात करें स्विट्ज़रलैंड का, तो ये भी जो है किसका उदाहरण है? तो स्वतंत्र राज्य जो है एक साथ मिलके आए और एक संघ का जो है निर्माण किए, संघ का क्या किए? निर्माण किए। इसमें जो है राज्यों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। इसमें जो जितने राज्य जो है मिलके संघ बनाते हैं उनको जो है बराबर का अधिकार दिया जाता है। और राज्य को जो है केंद्र सरकार से ज़्यादा जो है शक्तियाँ दी जाती हैं। और कहने का मतलब इसलिए जो है केंद्र सरकार अपेक्षाकृत जो है कम शक्तिशाली होती है। क्या होती है? कम शक्तिशाली होती है। तो चलिए हम देखते हैं पॉइंट के साथ यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई स्वतंत्र और संप्रभु। देखिए संप्रभु कहने का मतलब अपने क्षेत्र पे खुद का नियंत्रण, अपने क्षेत्र में खुद का नियंत्रण, जिस क्षेत्र में हम लोग अधिकार कर रहे हैं वहाँ पे खुद का नियंत्रण होना चाहिए। कोई दूसरा जो है बाहरी हस्तक्षेप न करे, खुद वहाँ पे नियम कानून बना रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संप्रभु बोलते हैं। संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और एक संघीय राज्य का निर्माण करते हैं, और एक संघीय राज्य का जो है निर्माण कहते हैं। तो संप्रभुता कहने का मतलब जो है एक सामान्य संप्रभुता को जो है स्वीकार करते हैं। और संप्रभुता कहने का मतलब है कि अपने क्षेत्र में जो है खुद का नियंत्रण, खुद का अधिकार, यानी कि बाहरी कोई हस्तक्षेप न करे, उसको जो है सामान्य स्वीकार करके करते हैं और एक संघीय राज्य का जो है निर्माण करते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए पहले इसका उदाहरण जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहीं स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का, तो इसमें जो है किसका चलता है? तो इसमें चलता है स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना, इस प्रकार से वहाँ पे संघ बना है। वहीं बात करें हम लोग अगला पॉइंट का, तो इस तरीके से बनी संघीय व्यवस्था में हर राज्य को बराबर अधिकार होता है। हर राज्य को क्या होता है? बराबर अधिकार होता है। वहीं बात करें अगला पॉइंट का, तो राज्यों की स्वायत्तता, राज्य की स्वायत्तता और पहचान की भावना अधिक होती है। राज्य की जो स्वायत्तता होती है और पहचान की भावना होती है, ये जो है बिल्कुल भावना जो है अधिक होती है। तो राज्य में जो है स्वायत्तता यानी कि अपना अधिकार और इसका जो है खुद का पहचान, ये इसकी भावना जो है अधिक होती है। और इसलिए केंद्र सरकार अपेक्षाकृत राज्य की अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होती है। और यहाँ पे जो है केंद्र सरकार कम शक्तिशाली होती है। क्या होती है? कम शक्तिशाली होती है। और स्वायत्तता का अर्थ कहीं ना कहीं संप्रभु से मिलता जुलता है। तो स्वायत्तता माने कि अपना जो है नियंत्रण खुद का बनाए रखना, जिस राष्ट्र पे, जिस जगह पे जो है, जिस क्षेत्र पे हम लोग जो है राज कर रहे हैं, वहाँ का शासन व्यवस्था चला रहे हैं, तो वही हो गया आप लोग का स्वायत्तता हो गया। तो आप लोग देखें कैसे यहाँ पे संघीय व्यवस्था का जो है गठन हो रहा है, वो भी 2 तरीके से हो रहा है। पहला जो हम लोग पढ़ें, स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनना। स्वतंत्र राज्यों का मिलकर स्वतंत्र बनना कहने का मतलब
15-20 राज्य या फिर जितने भी राज्य होंगे आपस में आएंगे, मिलके एक देश का निर्माण करेंगे और वहाँ पे जो है संघीय शासन व्यवस्था का जो है गठन करेंगे। जैसे कि अमेरिका का बात कर ले हम लोग, यहीं पे जो है सारे राज्य को जो है बराबर का अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि एक राज्य को कम अधिकार दिया गया है और दूसरे राज्य को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है। स्वायत्तता बनाने के लिए जो है आपस में मतभेद ना हो, इसलिए जो है सबको बराबर का अधिकार दे दिया गया। वहीं बात करें इसमें तो राज्य सरकार को जो है ज़्यादा पावर दिया गया है, जबकि केंद्र को जो है राज्य की अपेक्षाकृत जो है कम शक्तिशाली बनाया गया है। तो आप लोग जो है इस बात को जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। आखिर दूसरा पॉइंट क्या है, तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हम लोग आमतौर पे जो है 2 तरीक़ों से गठन होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखें कि स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना, स्वतंत्र राज्यों को मिलकर संघ बनाना। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बड़े देश का विकेंद्रीकरण करके संघ बनाना। बड़े देश का विकेंद्रीकरण यानी कि बड़े देश को जो है छोटे छोटे राज्यों में बांटकर, छोटे छोटे प्रांत में बांटकर जो है जो है संघ बनाया जा सकता है। कई राज्यों में बांटकर जो है संघ बनाया जा सकता है। तो वही बात है, बड़े देशों का विकेंद्रीकरण करके भी जो है संघ का निर्माण होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या पॉइंट लिखे हैं। तो कहने का मतलब जब एक बड़ा देश प्रशासनिक सुविधा के लिए बड़ा देश, देखिए पूरा देश पे जो है बड़ा सा देश है, वहाँ पे कितना सारा जनसंख्या होगा, एक ही तरीके की सरकार तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए खुद को कई भागों में बांटता है। खुद को कई भागों में क्या कर लेता है, बांट लेता है। कई राज्यों में बांट देता है, कई प्रांतों में जो है बांट देता है और उन भागों को कुछ अधिकार देता है। जैसे कि बहुत सारा राज्य बन गया और उसको जो है बहुत सारा क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, कुछ अधिकार दे दिया गया। तो भी संघीय व्यवस्था का जो है गठन होता है। इसमें जो है केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि इसमें जो है केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना इसमें जो है राज्य सरकार जो है अधीनस्थ होते हैं, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं देश को टुकड़ा करके ही जो है देश को जो है बड़ा सा देश था, उसको कई क्षेत्रों में, कई भागों में बांटकर ही जो है प्रशासनिक व्यवस्था दिए गए। तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार के पास जो है बहुत ही कम अधिकार होता है, बहुत ही कम जो है शक्तियाँ होती हैं। जैसे बात करें हम लोग भारत का, तो राज्य सरकार राज्य के अंदर तो कंट्रोल करेगा, लेकिन जैसे ही कुछ विशेष नियम कानून बनाना होगा तो उसमें जो है केंद्र सरकार ही भागीदारी करेगी। फिर बात करें हम लोग भारत का, फिर स्पेन का, बेल्जियम का इत्यादि देशों में जो है इसी तरीके से जो है संघीय व्यवस्था का गठन हुआ है। बड़ा सा देश था, उसको जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया, कई जो है प्रांतों में बांट दिया गया, कई राज्यों में बांट दिया गया और इससे भी जो है संघ बना दिया गया। इससे क्या बना दिया गया, संघ। देखिए भारत जो है राज्यों का संघ है, इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है और इतना सारा बड़ा जो है 28 राज्य हैं, जैसा कि इसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एक ही सरकार से। तो इसके लिए क्या किया, सबको जो है अलग अलग भागों में बांट दिया और इसमें जो है एक एक सरकार का व्यवस्था करवाया गया। जैसे राज्य में राज्य सरकार की व्यवस्था किया गया, फिर उसमें जो है स्थानीय सरकार का भी व्यवस्था किया गया, जिससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से चले। तो भारत इसका उदाहरण है कि बड़ा देश था, इसको जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया, इसको जो है कई भागों में बांट दिया गया और अलग अलग जो है कुछ अधिकार दिए गए, जिससे जो है अच्छा से प्रशासनिक व्यवस्था चल सके। तो इससे भी जो है संघीय व्यवस्था का गठन हो जाता है, संघीय व्यवस्था का गठन होता है। तो आप लोग अभी क्या देखें, संघीय व्यवस्था का गठन, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं संघीय व्यवस्था का गठन, इसमें क्या पढ़े हम लोग कि पहला स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना। स्वतंत्र राज्यों का मिलकर संघ बनाना मतलब 15, 16, 20, 24 जितने भी हो स्वतंत्र राज्य मिलकर आपस में आए और क्या बना दिए, संघ बना दिए। इसमें जो है सभी राज्य को जो है व्यवस्था बनाने के लिए, स्वायत्तता बनाने के लिए जो है सबको जो है अधिकार दिया गया, वो भी जो है बराबर का अधिकार दिया गया। और इसमें जो है केंद्र सरकार को कम शक्तिशाली बनाया गया, राज्य सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया, ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। वहीं बात करें हम लोग बड़े देशों का विकेंद्रीकरण करके संघ बनाना, तो इसमें देखिए क्या कि इसमें जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है कई भागों में बांट दिया जाता है। खुद को क्या किया जाता है, कई भागों में बांट दिया जाता है और कुछ अधिकार देता है। तो भी जो है जो पॉइंट देखते हैं हम लोग, भारत में संघवाद का विकास। तो देखिए भारत में कैसे संघवाद का विकास हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक में जानते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारत में संघवाद। तो देखिए भारत में संघवाद
तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि हम लोग जो है एक संघ बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। और एक संघ का जो है नेतृत्व कर रही थी, संघ का क्या कर रही थी, संघवाद का समर्थन भी कर रही थी, संघीय शासन व्यवस्था का जो है समर्थन भी कर रही थी। और इनका जो है संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पर था, इनका जो संगठन था इसी आधार पे भी था कि सब जो है संघ सरकार की व्यवस्था करेंगे, अपने भारत में जो है संगठनात्मक व्यवस्था का गठन करेंगे। 1946 में जो है गठित संविधान सभा का आधार ही संघवाद था। आधार ही क्या था, संघवाद था। इस तरह जो है भारत में विविधताओं को मान्यता देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्य के संवर्धन के लिए संघीय व्यवस्था की गठन किया गया। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में संघवाद का विकास, कि भारतीय संघवाद का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब हम लोग जो है आंदोलन कर ही रहे थे स्वाधीनता आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, तो उसी राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली, और राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो उस समय जो है कांग्रेस पार्टी ही थी। एक ही पार्टी थी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और यही जो है उस टाइम में क्या कर रही थी, संघीय व्यवस्था का जो है समर्थन कर रही थी, संघीय व्यवस्था का जो है गठन कर रही थी, क्या कर रही थी, समर्थन कर रही थी। उनका अपना संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पे था, और उनका जो ढांचा भी था, संगठनात्मक ढांचा संघवाद पे ही था। और 1946 में जो है गठित संविधान सभा का आधार भी जो था संघवाद था, उसका आधार क्या था, संघवाद था। वहीं बात करें, इस तरह से विविधता को मान्यता देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। और इस प्रकार जो है इतना सारा विविधता होने के बावजूद भी जो है राष्ट्रीय एकता के मूल्य के संवर्धन के लिए संघीय व्यवस्था का जो है स्थापना की गई। तो ये था हम लोग का भारत में संघवाद का विकास। तो कैसे संघवाद का विकास हुआ, तो शुरू से ही जो स्वाधीनता आंदोलन चलते आ रहे हैं, उनसे ही जो पार्टियां जुड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, वही जो है संघवाद का सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी। और इनका संगठनात्मक ढांचा भी जो था ये संघवाद पे ही आधारित था। और 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ, उसका भी आधार क्या था, तो संघवाद ही था। और इस प्रकार से जो है विविधता को मान्यता देने के साथ राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन के लिए संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये था भारत में संघवाद का विकास। तो कैसे संघवाद का विकास हुआ आप लोग देखें भारत में, तो इस प्रकार से जो है जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो हम लोग देखते हैं इसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो देखिए इसमें जो है भारत में संघीय व्यवस्था का आधार संविधान है। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है, संविधान है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से 3 सूचियों, एक संघ, राज्य और समवर्ती में विभाजित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में जो है संविधान है। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है, संविधान है। और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से सूची में बताया गया है। एक जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और हम बताए थे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में विशेष रूप से आगे बताने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम आप लोग को जो है संघ सूची और राज्य सूची के बारे में बताते हैं। तो देखिए संघ सूची के बारे में पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में कौन सिर्फ बनाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाएगी संघ सूची में। जैसे रक्षा पे हो, विदेश पे हो, विदेशी मामले पे हो, जनगणना हो, ये सब चीज़ों पे जो है केंद्र सरकार ही जो है नियम बनाएंगी। तो जिसमें केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, संघ सूची कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, संघ सूची। जिसपे केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी, जिस विषय में कहने का मतलब केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी उसे क्या कहेंगे, संघ सूची कहेंगे। जैसे बात करें हम लोग तो सेना की बात करें, यानी कि रक्षा का बात करें, विदेशी मामले में बात करें, तो ये सब में जो है संघ सूची में ही नियम कानून बनाएंगे केंद्र सरकार। वहीं बात कर ले बैंकिंग का, बात कर ले बैंक का, तो इसमें भी नियम कानून जो है केंद्र सरकार का ही होगा। वहीं जनगणना का बात कर ले, जनगणना का, तो इसमें भी जो है केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार ही नियम कानून
बनाएंगे। और इसमें जो है कुल 97 विषय थे। पहले इसमें कुल कितने विषय थे? 97 विषय पे जो नियम कानून बन सकते थे, लेकिन अभी जो है इसकी संख्या 100 हो गई है। और अभी जो है वर्तमान में इसकी संख्या जो है, इसमें जो है 100 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 100। तो आप लोग याद रखेंगे, केवल केंद्र सरकार जहाँ नियम कानून बनाएगी उसे जो है संघ सूची कहते हैं। और इसमें जो है पहले 97 विषय थे, अब जो है 100 विषय हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग राज्य सूची के बारे में। तो देखिए राज्य सूची के बारे में हम लोग देखते हैं कि केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो है केवल राज्य सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। यानी कि वैसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसे क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के मामले में हो गया, शिक्षा के मामले में हो गया, पुलिस व्यवस्था के मामले हो गया, मेला शांति, सुरक्षा, जो राज्य का सुरक्षा हो गया, ये सब मामले में जो है राज्य सरकार यदि नियम कानून बना रही है तो वो जो है राज्य सूची कहलाएंगी। और देखिए इनमें जो है पहले 66 विषय थे, अब जो है 61 विषय ही, अब जो है 61 विषय हैं। अगला जो देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। समवर्ती सूची के बारे में देखिए, दोनों सरकारें कानून बना सकती है इस सूची में, पर टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था में बताएं कि केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकार के अपेक्षा, तो इसका जो है ज्यादा प्रभावी होगा। वहीं बात करें समवर्ती सूची में, शुरुआत में 47 विषय थे, शुरुआत में जो है 47 विषय थे, और अभी जो है 52 विषय। तो आप लोग याद रखेंगे, शुरुआत में जो है पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है अभी 52 विषय हैं। तो आप लोग देखें यहाँ पे संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में, तो यहाँ से आप लोग जो है लिख सकते हैं, भारत में सूचियों के आधार पर जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ते हैं पॉइंट की ओर। और देखिए अगला जो पॉइंट है, संवैधानिक विशेष अधिकार। संवैधानिक जो है विशेष अधिकार जो है दिया गया है यहाँ पे भारत में, संवैधानिक विशेषाधिकार। तो देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था में जो है कुछ राज्य को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे जो है जम्मू कश्मीर, मणिपुर। ऐसे क्षेत्रों में संविधान के कुछ प्रावधान सीमित रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कुछ राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर, मणिपुर का बात करें तो ये जो है विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया है। नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी जो है विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं। और कुछ जो है केंद्र सरकार के अंदर आता है, जिसे जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है कहते हैं। यानी केंद्र सरकार जो है द्वारा जो है नियंत्रित होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो ये था संवैधानिक विशेषाधिकार। वहीं अगला पॉइंट का बात करें हम लोग, तो संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता और न्यायपालिका की भूमिका। संविधान की कठोरता और न्यायपालिका की भूमिका। देखिए संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसके लिए संसद और राज्य दोनों की सहमति जरूरी है। इसके लिए संसद और राज्य के दोनों की सहमति जो है जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र व राज्य के कानूनों की समीक्षा करती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है केंद्र और राज्य के कानूनों की जो है समीक्षा करती है। क्योंकि इतनी जल्दी से जो है संविधान को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान जो है बहुत ही सोच समझ के लिखा गया है, और इसमें जो है बहुत सारा समय भी लगा है। और ये जो है इसके लिए संसद और राज्य दोनों की सहमति जरूरी होगी इसको बदलने के लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र और राज्य की कानूनों की जो है समीक्षा करेगी। तो यहाँ पे जो है संविधान की कठोरता है और न्यायपालिका की भूमिका। संविधान की कठोरता और न्यायपालिका की भूमिका। चलिए अगला जो पॉइंट देखते हैं हम लोग, राजस्व और संसाधन। राजस्व व संसाधन। देखिए केंद्र और राज्य दोनों को कर लगाने और संसाधनों के संग्रहण का अधिकार है, ताकि वे अपने कार्यों को पूरा कर सके। पूरा कर सके। तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों जो है कर लगा सकती है। और जो क्षेत्र में जिस राज्य की बात हो वहाँ पे जो है उसका संसाधन का जो है संग्रहण कर सकते हैं का अधिकार है, ताकि वे अपने कार्य को जो है पूरा कर सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग,
संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन। तो संघीय व्यवस्था कैसे जो है कार्य करता है, तो देखिए संघीय व्यवस्था के सही कार्यान्वयन के लिए आपसी विश्वास, सहयोग और सहनशीलता जरूरी है। सहनशीलता जो है जरूरी है, लोगों में विश्वास होनी चाहिए, सहयोग होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। यदि इकाइयों के बीच विश्वास की कमी हो, यदि विश्वास की कमी हो तो व्यवस्था सफल नहीं हो पाती, तो व्यवस्था जो है सफल नहीं हो पाती है। और भारत में कई बार असंतोष और विद्रोह इसी का परिणाम है। और भारत में जो है कई बार असंतोष और विद्रोह इसी का जो है परिणाम है। तो लोगों में जो है लोगों में, पार्टियों में विश्वास होनी चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए। ये सब जरूरी है संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। और इकाइयों के बीच जो है विश्वास की कमी हो जाती है तब सफल नहीं हो पाता है। और भारत में कई बार जो है असंतोष देखने को मिला है, जैसे कि इंदिरा गांधी का बात किए थे, जब आपातकालीन लागू की थी तो उसको जो है वोट नहीं दिया था, अगला बार जो चुनाव में जो है लोगों ने उनका बहिष्कार किया। अगला देखते हैं हम लोग संघीय ढांचा। तो देखते हैं हम लोग अगला देखते हैं हम लोग संघीय ढांचा को। तो देखिए भारत में संघीय ढांचा विविधताओं और जटिलताओं से भरा हुआ, विविधताओं और जटिलताओं से भरा हुआ है, जिसे लोकतांत्रिक चरित्र बनाए रखने के लिए मजबूती दी गई है। जिसे लोकतांत्रिक जो है मजबूती लोकतांत्रिक चरित्र बनाने के लिए मजबूती दी गई है। कुछ राज्यों का गठन सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक आधार पर किया गया है, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड और नागालैंड। इन सभी में जो है सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक आधार पर जो है इनका गठन किया गया है। अगला जो पॉइंट देखिए आप लोग, भारतीय संघ ने विविधताओं को अपनाकर उन्हें संविधान में स्थान दिया है। और भारतीय का जो संघ है, संघीय व्यवस्था है, वो जो है विभिन्न विविधताओं को अपना लिया है। यहाँ पे अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी को जो है अपना लिया गया है और सबको जो है संविधान में स्थान दिया गया है। अगला देखेंगे अन्य देशों के उदाहरण, और हम लोग देखेंगे अब अन्य देशों के उदाहरण। जैसे जो है पहला देश का नाम आ रहा है सोवियत संघ, यानी कि रूस। देखिए इसमें जो है अत्यधिक केंद्रीकरण और क्षेत्रीय असंतोष के कारण 1989 में ही जो है इसका विघटन हो गया, ये असफल हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ, तो 1989 के बाद विघटन हो गया। तो यहाँ पे क्या था, तो केंद्रीकरण और क्षेत्रीय असंतोष था। तो केंद्र में भी जो है असंतोष था और क्षेत्रीय भी असंतोष था, जिसके कारण जो है ये विघटन हो गया। अगला देश देखते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज के बारे में। तो देखिए वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो हुई थी 3 जनवरी 1958 को की गई। 3 जनवरी 1958 को की गई। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये भी जो है 1962 में जो है विघटित हो जाती है, ये भी जो है असफल हो जाती है। तो आप लोग वेस्ट इंडीज के बारे में देखेंगे। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और ये कब असफल हो गई, तो 1962 में। अगला पॉइंट देखिए आप लोग नाइजीरिया के बारे में है। तो नाइजीरिया जो है 1950 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की गठन की गई। जातीय और धार्मिक मतभेदों के चलते संघीय व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकी और सैन्य लागू हो गया। तो यहाँ पे जो है जाति का मुद्दा आया और जातीय मसला और धार्मिक मतभेद हो गया। इसके चलते जो है ये संघ जो है प्रभावी न हो सकी और सैन्य शासन जो है वहाँ पे लागू हो गया, और वहाँ पे जो है सैन्य शासन जो है लागू हो गया। तो नाइजीरिया में जो है गठन की स्थापना कब हो रही है, 1950 में, लेकिन वहाँ पे जो है जाति और धार्मिक मतभेद के चलते जो है संघीय व्यवस्था प्रभावी न हो सकी और सैन्य शासन लागू हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे नाइजीरिया के बारे में। अगला जो पॉइंट देखेंगे आप लोग भाषा नीति। अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे भाषा नीति के बारे में देखेंगे। तो देखिए भाषा नीति क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जिस नीति में सभी भाषाओं का जो है सम्मान किया जाता है, सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है, उसे भाषा नीति कहते हैं। और देखिए भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है और भाषाई विविधता राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी बन जाती है। जैसे कि श्रीलंका में जो है भाषा के आधार पर जो है विभाजन हो गया था, वहाँ पे विवाद हो गया था। वहीं बात करें संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, क्योंकि यह जो है 40% आबादी द्वारा बोली जाती है, 40% आबादी द्वारा जो है बोली जाती है। तो कहने का मतलब हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है। और साथ ही साथ अन्य भाषाओं की रक्षा और संवर्धन के उपाय भी किए गए, कि ये नहीं कि हिंदी ही सिर्फ होंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी जो है
गैर हिंदी भाषा राज्यों की मांग पर अंग्रेजी का भी उपयोग सरकारी कामकाज में होने लगा, सरकारी कामकाज में होने लगा, यानी कि राजभाषा के रूप में होने लगा। तो कहने का मतलब हिंदी और अंग्रेजी आप लोग को दोनों देखने को मिलता होगा। आप लोग का क्वेश्चन पेपर भी रहता है, अगर हिंदी मीडियम से है तो वहाँ पे इंग्लिश की भी व्यवस्था की जाती है। फिर आप लोग जो है कहीं पे सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो दस्तावेज रहते हैं। तो आप लोग देखेंगे भारत में भाषाई विविधता। तो देखिए 1951 में की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1500 भाषाएं हैं। कितना है भारत में टोटल? 1500 भाषाएं हैं। आप लोग याद रखेंगे 2000 नहीं, 1951 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है भारत में कितनी भाषाएं थी? 1500 भाषाएं थी, जिनमें 22 को संविधान में अनुसूची में शामिल किया, जिनमें से सिर्फ 22 को जो है संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। और हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, यानी कि 40.2%। इसके बाद बंगाली बोली जाती है, फिर तेलुगु और मराठी, ये सब भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। फिर बात करें हम लोग, कई भाषाएं मात्र 0.1 से 0.3% आबादी द्वारा ही बोली जाती हैं। तो उनको जो है उनको भी, वो भी देश के भाषा ही है, लेकिन उनको जो है संविधान में जगह नहीं दिया गया है। फिर देखिए हम लोग, तो भारत में विकेंद्रीकरण, अगला जो पॉइंट हम लोग का है भारत में विकेंद्रीकरण। तो देखिए शासन को अधीन शासन को अधिक और लोगों के निकट लाने के लिए विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण करने का मतलब विभाजन किया गया कि शासन जो है और कारगर हो और बढ़िया से काम करे। इसके लिए जो है लोगों के निकट लाने के लिए विकेंद्रीकरण किया गया। इसके अंदर जो है विभाजन किया गया, जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया। जैसे ही पंचायत और नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में दर्जा दिया, तो स्थानीय जो गांव घर के स्वशासन होते हैं इनको जो है बढ़ावा दिया गया। फिर बात करें हम लोग स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से लोगों की भागीदारी बढ़ी, और स्थानीय स्तर पर जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया से लोगों की भागीदारी बढ़ी। देखिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं बिहार में। तो यहाँ तक आज की क्लास में हो पाया है, तो हम लोग जो है आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ पाए हैं। तो यहाँ तक आप लोग जाने, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार में पंचायती व्यवस्था का स्वरूप। अगले पॉइंट पे क्या जानेंगे हम लोग? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्वरूप। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार में पंचायती व्यवस्था का स्वरूप, और इसमें ही हम लोग को जो है मेन टॉपिक पढ़ना है पंचायती राज के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है पंचायती राज के बारे में। तो हम लोग को पढ़ना है पंचायती राज, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अगले वीडियो में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास अच्छा लगा हो